तो चलिए आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम मणिपुर संकट की उस गहरी ऐतिहासिक और भौगोलिक जड़ों को सुलझाने जा रहे हैं जो अक्सर खबरों की हेडलाइंस में छिप जाती है। उपलब्ध तथ्यों और मूल स्रोतों को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से खंगालते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बेहद खूबसूरत राज्य में चल रहे तनाव के पीछे का असली इतिहास क्या है। कोई राय नहीं, सिर्फ फैक्ट्स। आज की हमारी चर्चा के 5 मुख्य पड़ाव होंगे। पहला, भूगोल और जातीय समीकरण। दूसरा, ब्रिटिश शासन। तीसरा, भारत में विलय का विवाद। चौथा, जमीन और आरक्षण के कानून। और पांचवा, उग्रवाद और क्षेत्रीय मांगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, भूगोल और जातीय समीकरण। क्योंकि देखिए, किसी भी जगह के लोगों को समझने के लिए वहां की जमीन को समझना सबसे जरूरी होता है। अब इस बुनियादी भौगोलिक ढांचे को समझना बहुत जरूरी है। मणिपुर का कुल 10% हिस्सा समतल मैदान या कहें कि इम्फाल घाटी है, जहां मुख्य रूप से मैतेई समुदाय निवास करता है। वहीं जो बाकी का 90% हिस्सा है वो पूरा पहाड़ी इलाका है, जहां मुख्य रूप से कुकी और नागा जनजातियां रहती हैं। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा समुदाय भौगोलिक रूप से कहां बसा हुआ है, और यही आज के समीकरणों का सबसे बड़ा आधार है। चलिए अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, ब्रिटिश शासन और उनका तैयार किया गया विभाजन का ब्लूप्रिंट। इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना होगा। 1709 में राजा पम्हेबा ने हिंदू धर्म अपनाया था। सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर किंगडम ऑफ बर्मा ने लगातार हमले किए और 1819 में पूरी तरह से कब्जा कर लिया। इस संकट से अपने राज्य को बचाने के लिए 1824 में राजा गंभीर सिंह ने अंग्रेजों से मदद मांगी, और फिर 1826 में ब्रिटिश सेना ने बर्मी सेना को वहां से खदेड़ दिया। एक तरह से राज्य तो बच गया, लेकिन अंग्रेजों की एंट्री हो गई। और यहां एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, वो जो 1819 से 1826 के बीच के 7 साल थे ना, उन्हें चाही तारेट खुट्टा कप्पा कहा जाता है, यानी तबाही के 7 साल। इन सालों में इतनी भीषण मारकाट हुई कि कई जनजातियों और मैतेई लोगों को अपनी जान बचाने के लिए मिजोरम, असम और त्रिपुरा जैसी जगहों पर भागना पड़ा। ये विस्थापन का एक ऐसा गहरा आघात था जिसकी टीस आज तक महसूस की जाती है। अब अंग्रेज जब आए तो उन्होंने राज करने के लिए एक अलग ही चाल चली। उन्होंने घाटी और पहाड़ियों के बीच एक लाइन खींच दी, एक कृत्रिम प्रशासनिक विभाजन। उन्होंने उन मैदानी इलाकों पर तो सीधा कंट्रोल रखा जहां से पैसा आ सकता था, लेकिन पहाड़ियों को उनके हाल पर छोड़ दिया। और तो और उन्होंने ही जनजातियों को उनके पहनावे और यहां तक कि उनके झुमकों जैसी विशेषताओं के आधार पर नागा और कुकी जैसे अलग अलग समूहों में बांट दिया। मैतेई समूहों का तो यही मानना है कि आज जो भी संकट है उसकी असली जड़ अंग्रेजों का बोया हुआ यही विभाजन है। फिर आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का दौर। अंग्रेजों ने कुकी लोगों को अपनी तरफ से लड़ने के लिए बुलाना चाहा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। बस इसी बात पर 1914 में एंग्लो कुकी युद्ध हो गया। कुकी लोगों को हराने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें कंट्रोल करने के लिए पहाड़ियों में ईसाई मिशनरियों को भेज दिया। यही वो वजह है कि आज पहाड़ियों में कुकी आबादी मुख्य रूप से ईसाई है, जबकि घाटी में मैतेई आबादी मुख्य रूप से हिंदू है। अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, भारत में विलय का विवाद, जब मणिपुर एक रियासत से भारतीय राज्य बना। ये ट्रांजिशन काफी विवादों से भरा रहा है। देखिए, 1947 में मणिपुर का अपना एक संविधान बन गया था, लेकिन 1949 में जब राजा बुद्धचंद्र सिंह शिलांग गए तो भारत सरकार ने उन्हें नजरबंद कर दिया और विलय समझौते पर साइन करने के बाद ही छोड़ा। कई उग्रवादी समूहों का आज भी यही तर्क है कि ये विलय जबरदस्ती कराया गया था और इसलिए ये अवैध है। खैर, इसके काफी सालों बाद 1972 में मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। हमारा चौथा पॉइंट है जमीन और आरक्षण कानून। आजादी के बाद बने वो कानून जिन्होंने इन समुदायों की किस्मत तय की। सबसे बड़ा गेम चेंजर था 1960 का भूमि सुधार अधिनियम। इस कानून ने औपनिवेशिक काल के उस पहाड़ी घाटी वाले विभाजन को एक तरह से पक्का कर दिया। नियम यह बना कि घाटी के निवासी यानी मैतेई लोग पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन नहीं खरीद सकते, लेकिन पहाड़ी जनजातियां घाटी में आकर कहीं भी जमीन ले सकती हैं। इस एक तरफा कानून ने घाटी के लोगों के मन में गहरी आर्थिक और क्षेत्रीय चिंताएं पैदा कर दी। और फिर 1965 की लोकुर समिति की रिपोर्ट आई। इसमें जनजातीय दर्जे के लिए कुछ क्राइटेरिया सेट किए गए। नतीजा क्या हुआ? कुकी और नागा को तो अनुसूचित जनजाति या एसटी में रखा गया, लेकिन मैती समुदाय को एससी और ओबीसी की कैटेगरी में डाल दिया गया।
मैती समुदाय का यही दावा है कि 1949 के विलय से पहले जो उनका ट्राइबल स्टेटस था वो इस प्रोसेस में उनसे हमेशा के लिए छिन गया। इन सारी ऐतिहासिक शिकायतों का नतीजा क्या निकला? हमारा पांचवा और आखिरी पॉइंट, उग्रवाद और क्षेत्रीय मांगे। विलय के विरोध और अपनी पहचान बचाने की जद्दोजहद में कई समूह खड़े हो गए, जैसे नागाओं ने NSCN बनाया। इनकी मांग सिर्फ एक राज्य नहीं थी, बल्कि एक पूरी तरह से अलग ग्रेटर नागालैंड की थी, जिसमें आसपास के राज्यों और यहां तक के म्यांमार तक के हिस्से शामिल हों। वहीं दूसरी तरफ कुकी समूहों ने भारत के अंदर ही अपने लिए एक अलग कुकी लैंड राज्य की मांग रख दी। अब आप खुद सोचिए, जब आप इन दोनों मांगों को एक साथ देखते हैं तो साफ पता चलता है कि ये दावे एक दूसरे के ऊपर किस तरह ओवरलैप कर रहे हैं। एक ही जमीन और दावेदार दो। इसी ओवरलैप ने आगे चलकर बड़े टकरावों का मंच तैयार किया। और इस टकराव का नतीजा बहुत भयानक रहा है। 115 ये महज एक नंबर नहीं है। 13 सितंबर 1993 को नागा समूहों के साथ हुए एक हिंसक संघर्ष में 115 कुकी नागरिकों की जान चली गई थी। इस दिन को कुकी समुदाय आज भी कुकी ब्लैक डे के रूप में याद करता है। एक और आंकड़ा देखिए, 30। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ कुकी समुदाय के ही लगभग 30 उग्रवादी समूह सक्रिय रहे हैं? सरकार के लिए ये किसी भूल भुलैया से कम नहीं है, क्योंकि अगर आप एक समूह के साथ टेबल पर बैठकर समझौता करते हैं तो बाकी समूह नाराज हो जाते हैं और स्थिति और अस्थिर हो जाती है। इसी हिंसा को रोकने के लिए 2008 में सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन यानी SOO समझौता लाया गया। इसके तहत 25 कुकी समूहों के हजारों सदस्यों को 14 खास कैंप्स में रखा गया और उनके हथियारों पर ताला लगा दिया गया। सरकार इस एग्रीमेंट को बार बार एक्सटेंड तो कर रही है, लेकिन एक परमानेंट राजनीतिक समाधान के बिना ये समूह अब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। ये बस एक काम चलाऊ शांति है। अब जरा इस जनसांख्यिकीय या डेमोग्राफिक्स पर नजर डालिए। मेती समूहों का कहना है कि 1901 में वे कुल आबादी का 60% थे और कुकी केवल 1%। लेकिन आज उनका अपना प्रतिशत कम हो रहा है और यही उनका सबसे बड़ा डर है, अपनी ही पैतृक भूमि में अल्पसंख्यक बन जाने का डर। और इस डर को हवा देते हैं ये आंकड़े। पूरे भारत की जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 24% है, लेकिन मणिपुर में ये 32.5% 32.46% से भी ज्यादा है। घाटी के लोगों का सीधा आरोप है कि पहाड़ियों और म्यांमार की तरफ से बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासी आ रहे हैं, लेकिन पहाड़ी निवासी कहते हैं कि ये जमीनें ऐतिहासिक रूप से उनकी हैं। ये जनसांख्यिकीय बदलाव इस पूरे संकट का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु बन चुका है। तो इन सारे फैक्ट्स को देखने के बाद आखिर में हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आके रुकते हैं। इतिहास की इतनी पुरानी शिकायतें, एक दूसरे से टकराती क्षेत्रीय मांगें और दशकों का अविश्वास, क्या कभी कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है जिससे इस उलझे हुए जाल को सुलझाया जा सके, वो भी बिना किसी समुदाय की पहचान को मिटाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा है। हमारे इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।